निवेदन करूंगा, जिनकी गरिमा में अध्यक्षता में ये कवि सम्मेलन अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचा, जिनके आशीर्वाद से हम सब लोगों ने इतनी देर रात तक कविताएं पढ़ी। आज की इस काव्य माला के सुमेर श्रद्धेय दद्दू राम प्रताप वियोगी जी से मैं निवेदन करता हूं, आए आप लोग जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं और अपना अध्यक्षीय काव्य पाठ करें, अपना आशीर्वाद हम सबको दें। मैं सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, और प्रणाम इसलिए करता हूं कि मैं अंतिम कवि हूं, और अंतिम प्रणाम की नौबत तो आ ही गई है, क्योंकि 2 बजने वाले हैं, और जब हम यहाँ से चलेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा, और ब्रह्म मुहूर्त में पूजा उपासना की जाती है, तो हम ना यहाँ के रहे ना घर के रहे। और ये श्रोता लोग जो हैं ये भी अब घर के नहीं रहे हैं, क्योंकि वो सम्मान अब इन्हें नहीं मिलना है जिसकी ये लालसा लिए बैठे हैं। अब इन्हें वो नहीं कुछ पड़ेगा पल्ले, हो सकता है कि दरवाजा भी ना खुले। तो आप हमारी जो स्थिति हमारी है वही स्थिति अब आप लोगों की है। तो मैं पूरी रात कविता सुनाऊंगा और आप पूरी रात कविता सुने, क्योंकि भजन कीर्तन करेंगे तो 4 बज जाएंगे तो वहाँ घर पहुँचेंगे। तो इससे अच्छा है कि यहाँ काव्य पाठ हो और आप हमारा सुने और मैं आपका की तालियां देखूं। फिलहाल मैं तालियों के लिए नहीं कहूँगा आपसे, क्योंकि इसमें ठंड का जो है प्रकोप चल रहा है। ठंड इस समय चरम सीमा पर आ गई है, 2 बज गए हैं। तो जिसके हाथ ऐसे किए बैठा है बेचारा, और हम उससे कह रहे हैं बार बार ताली बजाओ, ये संचालक महोदय कहे ताली बजाओ ताली बजाओ। अरे बेचारा ऐसे किए बैठा है तो उसके क्यों हाथ निकलवा रहे हो? वो हाथ निकाले फिर ताली बजाए, फिर बाद में कहेंगे कि ऐसे करके बजाओ, कहीं उसकी यहाँ से फट जाए, फिर फटी हुई लेकर के वहाँ घर जाए, फटी लेकर घर जाएगी ये कैसे फटी, कहाँ फटवा के आए। तो मैं कहूँगा बीसलपुर में कभी सम्मेलन में गया था। सही है, प्रवेश कर गई है। बताया नरकंकाल जी की आत्मा है भाई। दादा ठीक अब देखिए यही रहिएगा, क्योंकि अब जाना नहीं है और हमें इतने ही श्रोता बस बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि 1.25 लाख के बराबर एक होता है, और यहाँ तो कम से कम 50 बैठे हैं। तो 50 लाख प्राणियों के बीच में मैं बैठा हुआ काव्य पाठ कर रहा हूँ अकेला। ये वियोगी लोगों ने वियोगी नाम मेरा रख दिया, लेकिन मैं हास्य का कवि हूँ। पहले मैं श्रृंगार लिखा करता था, श्रृंगार लिखने के बाद मैंने एक सुंदर महिला को सुना दिया। सुनाने के बाद मेरी वो मरम्मत हुई कि मैं श्रृंगार लिखना भूल गया और हास्य पर उतर आया। अब मेरा हास्य सुन के कोई परेशान नहीं होता है, न कोई महिला मारती है न पीटती है, पत्नी भी नहीं पीटती है। हमारे संचालक महोदय हैं, ये बहुत बढ़िया आदमी हैं, इनका संचालन इतना जबरदस्त है। जबरदस्त का मतलब मालूम है आपको? आपको नहीं मालूम होगा। जबरदस्त का मतलब होता है जिसे बड़े बड़े दस्त आते हों, उसे जबरदस्त कहते हैं। तो मैं ऐसे जबरदस्त संचालक को प्रणाम करता हूँ। वाह 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 वाह। तो हमारे ये भैया हैं, हम इनकी बात कर रहे थे, इतना बेहतरीन संचालन। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना चापलूसी कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो हम लास्ट में बुलाए गए हैं, हम पूरी रात पढ़ेंगे। अब किसी का नंबर तो है ही नहीं, हमारे बाद में किसी को बुलाना ही नहीं है, तो हम पूरी रात पढ़ेंगे यार। आप जब तक हमारा साथ देंगे हम बोलते रहेंगे, और जब साथ नहीं देंगे तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, क्योंकि हम कवि हैं यार, कोई बेशरम नेता थोड़ी है कि समर्थन वापस ले लो उसके बाद भी हम कहें हमारा झंडा ऊंचा झंडा ऊंचा। अरे अरे दादा फुल फॉर्म में है। वाह दादा, दादा फुल फॉर्म में है। हाँ, इनकी बात बताना जा रहा था। ये पहले जो काव्य पाठ नहीं करते थे, एक कमलेश जी के शिष्य हैं, मौर्य जी के, और वो हमारे दोस्त हैं। अरे वाह। तो उन्होंने हमें बताया था कि हमारा एक शिष्य है वो बीसलपुर आ रहा है। फिलहाल ये बात में विश्वास मत करना कि बीसलपुर आ रहा है, गुरुजी से झगड़ा हो जाए। तो उसे पूछा, फिर पूछने के बाद उन्होंने बताया ये पहले डॉक्टरी करते थे। ये पहले वो डॉक्टर थे, झोला छाप डॉक्टर वो नहीं करते हैं, वो ये डॉक्टरी किया करते थे, और यहाँ हमारे बंडा में ही ये रहा करते थे।
तो बंडा में एक पहले गिरोह चला करता था सुनासीनाथ घाट के जंगल में। तो ये दवाई देने जा रहे थे, किसी महिला के प्रेगनेंसी वाला केस था। तो दवा देने जा रहे थे बेचारे, डाकू के दर्द हो रहा था पेट में, डाकुओं का जो सरदार था उसके दर्द हो रहा था। तो वो डॉक्टर की तलाश में निकला। अब डाकू जो है वो खुलेआम कैसे विचरण कर पाएगा, तो यही मिल गए। रास्ते में जा रहे थे, कहा तुम कौन हो? तो कहा देख नहीं रहे हो इतना बड़ा बैग लटकाए हैं, मैं डॉक्टर हूँ। कि यार तुम्हारी तो तलाश ही थी। अभी ने पकड़ लिया। अभी ने पकड़ लेने के बाद वो लेके चल दिया। कहीं भैया इतना तो बता दो कहाँ लिए जा रहे हो? हमें महिला जा रहे हैं, उसकी प्रेगनेंसी है, उसमें हमें दवाई ववाई देनी है। तो कहा नहीं पहले हमारे सरदार जी को ठीक करो, तो आपको पैसा भी भरपूर मिलेगा, और अगर ठीक कर दिया तो इनाम मिलेगा, और अगर ठीक नहीं कर पाए तो गोली मिलेगी। ये बहुत चक्कर में पड़े। वहां गए, सरदार को देखा, नबज टटोली, आला लगाया, फिर कहा कि समझ में नहीं आ रहा है, दर्द कहाँ पे हो रहा है? उसने कहा यहाँ पे हो रहा है। तो इन्होंने वही प्रेगनेंसी वाला इंजेक्शन इनके पास रखा था, और तो कुछ था ही नहीं। इन्होंने उस डाकू के वही ठोक दिया। और जब ठोक दिया तो उसे पेशाब का बेग आया, और जब बेग आया तो वो भाग के गया पेशाब करने, और पेशाब करने जब गया तो उसकी जो थी धार निकली, और धार निकलने के बाद उसके भी पेट में पथरी, तो पथरी वो साथ में सट से अलग गिरी जाके, और जब अलग जाके गिरी तो उसका दर्द शांत हो गया। उन्होंने बुलाया कि वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, आप डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतना बता दो कि आपने मेरे लगाया क्या है, वही लेके रख लेंगे, दोबारा काम देगा। अब इनकी बड़ी आफत, नाम बता दे तो मारेगा। कहा देखो या तो दवाई का नाम बता दो, और नहीं बताओगे तो यहाँ रहो। तो अब इन्होंने कहा बीहड़ में साला कौन रहेगा? इन्होंने कहा देखो नाम उम तो हम नहीं बताएंगे, कि नहीं बताओगे तो यहाँ रहो। तो मजबूरी में इन्होंने बताया। तो जब इन्होंने नाम बताया तो क्या हालत हुई होगी आप लोग खुदे समझदार हैं। एक मुक्त पर्वत की चोटी में कहाँ चढ़ा इस उम्र में। कभी पर्वत की चोटी पर तुम्हारे पग पड़े होंगे, कभी पर्वत की चोटी पर तुम्हारे पग पड़े होंगे, रूप रस की प्रतीक्षा में सभी पत्थर खड़े होंगे। अपनी निष्ठुर चली आई, पलट कर भी नहीं देखा, और विरह में रो दिए पत्थर तो ये झरने झरे होंगे। विरह में रो दिए पत्थर तो ये झरने झरे होंगे। इनकी अवस्था में थे तब लिखा था, मैंने पढ़ना छोड़ दिया है, मंच पर नहीं पढ़ता हूँ, और परिस्थिति आपको पहले ही बता दी है। जी 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 जी। क्योंकि महिलाओं का बड़ा नजरिया बड़ा खराब होता है। अगर उसे देख दो जी भर के तो कहेगी देखो कैसा कुत्ता जैसा देख रहा है, और अगर ना देखो तो कहेगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो दूर ही रहना फायदा है।